हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट देखिए, हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारी मैथ है उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। तो उसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था पहले, जिसमें हमने एक नॉन इंटीग्रल दिया हुआ होता था तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते थे फाइंड। आज हम एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, या जिसे हम रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले हमें वर्किंग रूल देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें फाइंड करना है पी और क्यू इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करके। उसके बाद में हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए एक यू फाइंड करना है, क्योंकि आपको पता है इसका जो सॉल्यूशन होता है यू वाई बराबर यू इंटू बी की टाइप का होता है। तो u कैसे फाइंड करेंगे, तो u बराबर हमारा जो होगा e की पावर -1/2 p dx। और जब इसे चूज कर लेंगे तो हमारा जो काम बचता है वो b को फाइंड करने का बचता है, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन इस टाइप से दिया जाता है। तो अब जब हम y डैश u तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, और v की फाइंड करने के लिए y डैश y डबल डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो इक्वेशन दी गई होगी हमें उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो उसके बाद में जो फाइनली सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है, क्योंकि अपने जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो यानी मेन काम जो करने हैं मैं आपको बताऊं तो एक यू की वैल्यू फाइंड करनी है रिडक्शन फार्मूले में, जो कि इस टाइप से हो, इस फार्मूले की मदद से निकलेगी। और दूसरी हमें ये इक्वेशन बनानी है, और ये इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ से हमें वी की वैल्यू फाइंड करनी है। और जब u और b की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो ये हो जाएगा, y बराबर u इंटू बी। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी और उसमें कहा गया होगा कि यदि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव करना है हमें, तो हमें u किस टाइप से चूज करना है। तो u जो चूज करना है हमें इस टाइप से चूज करना है, ठीक है, यानी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और b को तो मुश्किल ही पूछेगा, ये वाली इक्वेशन पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। उसके बाद में जब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ अदर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल ये फाइंड करने होते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा स्पीड से इनका भी रिवीजन मार देते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए, जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की हो, ये है इस टाइप से दी होगी, तो इतने जो पार्ट का वो निकलता है सॉल्यूशन, वो हमारा सी एफ निकलता है। लेकिन एक बात है, ये कब निकलेगा, जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो। देखिए यहाँ तो हमारे एक्स हो सकते हैं, लेकिन वाई का जो कोएफिशिएंट या वाई का जो डेरिवेटिव होगा उसका जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमारे कांस्टेंट होंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे, यानी वेरिएबल नहीं होंगे वो, ठीक है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, डी बराबर एम पुट करेंगे, तो ये हमारी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद में इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम फाइंड करते हैं, और यदि इसके रूट्स जो हों हमारे सभी अलग अलग आते हैं, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो इस टाइप से होता है, c1e⁻m1x। अब देखिए कांस्टेंट उतने ही आएंगे जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। और यदि मान लीजिए हमारे जो रूट हैं वो 3 इक्वल आ गए और बाकी अदर जो रूट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ गए, तो इस कंडीशन में जो हमारा सी एफ निकलेगा वो इस टाइप से निकलेगा कि यहाँ मल्टीप्लाई इस वजह से करते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में उतने ही कांस्टेंट होने चाहिए जितना कि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, या मैं कहूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनमें एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 3 रूट इक्वल हैं तो एक्स की पावर 2 है, यानी एक पावर कम लेस तक होती है, ठीक है। अब जब रूट्स इमेजिनरी हैं और डिस्टिंक्ट हैं तो इस टाइप से निकालेंगे, देख लेना। ये सगरा हमारा प्रीवियस ईयर का ही है, या देख ही लेते हैं। और देखो जब हमारे रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं और डिफरेंट डिफरेंट है, मान लीजिए 2 रूट आ गए, एक एल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा आ गया और दूसरा एल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा आ गया। तो इस कंडीशन में एल्फ़ा जो है यानी जो रियल पार्ट है तो ई की पावर एक्स में आ जाएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है
कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, इमेजिनरी पार्ट है जो ये, वैसे तो बीटा तो रियल नंबर ही होता है, लेकिन इसका जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा लग रहा है, तो हमारा कॉस के यानी एंगल में आ जाएगा, कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ये हो जाएगा। और यदि हमारे रूट से रिपीट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे 4 रूट्स हैं और ये सेम रिपीट कर गए, यानी 2 जो हैं वो m1 और m2 जो हैं एल्फा प्लस आयोटा बीटा हैं, और ये तो इस कंडीशन में ई की पावर एल्फा एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, बस C1 को रिप्लेस कर देना है C1 प्लस C2 एक्स, यानी केवल यहाँ पर चेंज आएगा कांस्टेंट में, बाकी सब कुछ सेम ही है। और जब याद हमारे रूट्स जो हैं वो इरेशनल हो, यानी कि इसमें आयोटा ना आए और अंडर रूट ऐसा करके रूट हो हमारे, तो उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाता है जैसे ये है। और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ई की पावर C1 ई की पावर एल्फा एक्स और कोस हाइपरबोलिक बीटा एक्स, कहीं कहीं पर ये यूज होता है, और इसी प्रकार से इसे भी लिख सकते थे हम। उसके बाद में जब हमारे रूट्स रिपीट कर जाएं जैसे वो करे थे, तो सेम C1 के प्लेस पर हमें रिप्लेस कर देनी है C2 एक्स। अब यदि हमें पी फाइंड करना तो तब क्या करेंगे हम, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, पी हम फाइंड करते हैं जो RHS में दिया होता है उस फंक्शन का, यानी एक्स का जो फंक्शन दिया होगा उसका। तो पी फाइंड करने के लिए ये जो एफ ऑफ डी है, यानी ये इधर वाली जो टर्म थी LHS वाली, उसे इसके नीचे भेज देते हैं। उसके बाद में अब हम देखते हैं एफ एक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यदि मान लीजिए एफ एक्स हमारा ई की पावर ए एक्स है, तो कुछ नहीं करना, डी के प्लेस पर ए पुट कर देना, लेकिन कंडीशन ये है जब ए पुट करें हम तो ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। यदि 0 के इक्वल आता है तो इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स डी के रेस्पेक्ट में। उसके बाद में साइन एक्स एफ ऑफ एक्स, यदि हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ये डी स्क्वायर की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, और डी स्क्वायर के प्लेस पर जो हमें माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। देखिए यहाँ पर ये याद रखना है, पहले ए स्क्वायर करना है उसके बाद में माइनस लगाना है, ठीक है, वरना ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसे करेंगे, यदि एक टर्म होगी तो ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा केस ये है, यानी जो नॉर्मली यूज होते हैं मैंने वो लिखे हैं यहाँ पर। यदि एक्स की पावर m है तो इस टाइप का यदि कोई है तो हम इसे d माइनस ए की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, और ये जो फॉर्मूले होते हैं इन फॉर्मूले का यूज, यानी कि ये जो फॉर्मूले होते हैं ए माइनस एक्स की पावर n, जैसे माइनस n वाला ले लिया हमने, तो ये वाला पहले 1 आता है a प्लस एन एक्स, और ये वाला फॉर्मूला, यानी ये जो होता है हमारा 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस n बराबर 1 प्लस एन एक्स, और यहाँ से n प्लस 1 बाई 2 और एक्स स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये एक बार इसे चेक कर लेना, हो सकता है ये गलत हो लेकिन शायद सही है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, या उससे पहले अभी थोड़ा सा और रह गया है। जब हमारा होमोजीनियस हो, यानी होमोजीनियस कब होगा, जैसे यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स वाली जो टर्म है वो भी हमारी एक बार ही है, यानी जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है उतनी ही एक्स की पावर है, तो इसे हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इस अब देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, जैसे ये इम्पोर्टेंट भी एग्जाम्पल है। तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, तो इसका जो हम पिछली बार जैसे 1 प्लस पी प्लस क्यू करके ऐसे हम यू फाइंड करते हैं, तो वो ऐसे फाइंड नहीं कर सकते यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हम इसे नॉर्मल फॉर्म यानी रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले यू की वैल्यू निकालनी है, तो यू क्या होता है, हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है। अब देखिए -2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई की पावर 10x का इंटीग्रेशन लेना है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, या फिर ये होता है माइनस लॉग कोस एक्स। तो यहाँ पर सेक एक्स, ये ई से कैंसिल, लॉग कैंसिल हो जाएगा, सेक एक्स फाइनली हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसे रिडक्शन जब u और b यानी y बराबर u कितना हमारा सेक एक्स इंटू बी पुट करेंगे, और यहाँ से y डैश और y डबल डैश की वैल्यू निकाल कर इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन लास्ट में जो फाइनली बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। तो ये हमारे लिख लिया यहाँ पर।
और यहाँ पर Q और P ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। तो देखो Q की वैल्यू कितनी हमारी 5 है यहाँ पर, तो 5 ये ऐसी है -1/2 ऐसे ही। अब ये dp/dx, P कितना हमारा -2, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और 10x का डिफ्रेंशिएशन sec² x हो जाएगा, और ऐसे ही माइनस यहाँ पर ऐसे ही, और -2 का जो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 10² x, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा इंटू b। देखिए मोस्टली केस में जो बनता है ना यहाँ पर ये v का जो कोफिशिएंट है वो 0 बन जाता है, लेकिन कुछ केसों में अलग से बन जाता है। तो देखो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ 2 से तो ये 2 कैंसिल है, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस आएगा। अब देखो sec² x -10² x ये हमारा 1 होता है, तो यहाँ से 5 + 1 कितने हो जाएंगे 6, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 6 भी लिख दिया है, इज इक्वल टू e⁻x। ये हमारा इधर ऐसे ही चल रहा था, r/u लिखना था ना हमें, तो r हमारा एक बार देख लो ये क्या था, sec x इंटू e⁻x, तो हमने लिख दिया, और sec x से हमें डिवाइड करना है क्योंकि u हमारा यही आया था। उसके बाद में ये आ गया। अब देखिए ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई। अब यहाँ कुछ भी हो हमारा उससे मतलब नहीं लेने हैं कोफिशिएंट में, केवल हमें डिपेंडेंट वेरिएबल के कोफिशिएंट देखने हैं, वो हमारे कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी बने। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए CF और PI फाइंड करेंगे, तो इतने पार्ट का जो है आंसर हो जाएगा हमारा CF, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगी और ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे इमेजिनरी रूट आएंगे, तो जो हमारा रियल पार्ट है वो e⁻ में जाता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो cos के उसमें आ जाते हैं। ये इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, e⁻0 ये तो ऐसे ही है, C1 cos या sin cos βx, बीटा के प्लेस पर 6x प्लस C2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या C1 sin √6x प्लस C2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका PI फाइंड करना है, तो PI फाइंड करने के लिए e⁻ax वाले फॉर्म का है, तो d जो फंक्शन है इसे नीचे भेज देंगे d² वाले को, और यहाँ से अब a के प्लेस पर कितना है 1 है, तो a 1 पुट करके देखेंगे d के प्लेस पर, तो यहाँ पर देखिए 0 नहीं हो रहा है, तो e⁻x/7 ये हमारा PI हो जाएगा। अब इसका जो कंप्लीट आंसर है v बराबर CF + PI हो जाएगा। तो CF हमने निकाल लिया था, ये हमारा CF था और ये PI था। अब हमने U भी निकाल लिया है और B भी, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा U इंटू B। तो देखो वो वाला फॉर्मूला जो बताया था अभी मैंने वो यहाँ पर ये लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद में चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, या फिर आप एक काम करना है, यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पर नहीं टेलीग्राम पर आप क्वेश्चन सेंड कर देना ग्रुप में। क्वेश्चन मैंने काफ़ी सॉल्व कर रखे हैं, ये देखिए, तो यह एक बार आप मोटा मोटा यहाँ पर देख लो। ये यहाँ पर सबसे पहले हमने U फाइंड करा, उसके बाद में इसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए ये वाली इक्वेशन बनाते हैं, तो ये हमने सॉल्व करके ये हमारी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन बन गई। फिर से CF PI फाइंड करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा। देखो x⁻m वाली फॉर्म बन गई यहाँ पर, x⁻m वाली, तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ 1 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये और है, कोई क्वेश्चन यदि नहीं होता तो आप उसे टेलीग्राम में डाल देना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।